तो आज हम अपने वीडियो को शुरू करने से पहले एक कहानी को सुनाएंगे। वो कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वो कहानी हमें बहुत ही सपोर्ट करेगी। तो जान लेते हैं उस कहानी के बारे में। तो कहानी ऐसी है कि उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज चल रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति अंग्रेज़ों से भरी हुई खचाखच ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब उसमें जब डब्बे में बैठते हैं तो काफ़ी अंग्रेज लोग बैठे रहते हैं। अब एक सिंपल सादा व्यक्ति अपना धोती पजामा पहने हुए वहाँ बैठता है जब, तो काफ़ी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। खास करके अंग्रेज लोग उसका मजाक बनाते हैं, बट वो लोगों पर ध्यान नहीं देता। वो खिड़की के सामने वाले मतलब खिड़की वाली सीट पर बैठे हुए थे और ट्रेन अपने चल ही रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो क्या कर रहे थे कि आराम से जो है वो खड़े होते हैं और जो है ट्रेन की जो चैन होती है उसे खींच देते हैं। जब वो ट्रेन की चैन खींच देते हैं तो क्या होता है, काफ़ी लोग जो पहले उनका मजाक उड़ा रहे थे उनको भला बुरा कहने लगते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि भाई आपने ट्रेन की जो है कह सकते हो चैन है वो क्यों खींची। नहीं, इतने में गार्ड आते हैं, वो कहते हैं इतने में गार्ड आते हैं और वो कहते हैं कि बताइए ये चैन किसने खींची। तो व्यक्ति सादा जो सिंपल व्यक्ति था वो कह देता भैया मैंने खींची है, ट्रेन की जो चैन है वो मैंने खींची है। तो कहते क्यों? तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ बैठा हुआ था साइड में और जब मैं ट्रेन की स्वाभाविक गति जब देख रहा था तो कहीं ना कहीं ट्रेन की जो स्वाभाविक गति थी उसमें बदलाव देखा मैंने, और तो और ट्रेन और पटरी के बीच की जो आवाज़ थी उसमें भी बदलाव देखा। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आगे जो है ट्रेन की पटरी जो है टूटी हुई है। बड़े मतलब अचंभे में थे लोग, उनका मजाक और बनाने लगे। यहाँ तक कि गार्ड ने कहा इसका क्या प्रूफ है? बोलो तो इसका प्रूफ यही हो सकता है कि हम थोड़ा चल के देख लें तो बेहतर रहेगा। तो क्या होता है, गार्ड और वो एक व्यक्ति जो सिंपल सादा व्यक्ति था वो दोनों जाके पटरी को चेक करने लगते हैं और कुछ लोग उनके साथ में भी आ जाते हैं जो डब्बे में थे उनके। देखते हैं कुछ दूरी पर जाने के बाद ट्रेन का जो है जो पटरी थी, जो पटरी जॉइंट थी वो दोनों अलग हो रखी थी। ये देखकर वो बड़े मतलब जो है अचंभित हुए और लोग उन्होंने पूछा कि आपने ऐसे कैसे पता लगाया और आप हैं कौन? तो उन्होंने बताया कि मैं मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हूँ। तो क्योंकि उस दौरान तक जो है हमारे जो एमबी सर थे वो पूरे विश्व में विख्यात हो चुके थे अपनी विद्वता के मामले में। जो लोग कह सकते हैं अंग्रेज लोग बैठे हुए थे हमारे ट्रेन डिब्बे में, तो वो लोग भी जानते थे विश्वेश्वरैया के बारे में, पर उन्होंने देखा कभी नहीं था। जब उन्होंने देखा तो उनसे वो गलती मनाने लगे, बोले भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, हमें माफ़ कर दें। तो उन्होंने कहा कि आपने क्या कहा क्या नहीं कहा इससे मुझे पता नहीं है और ना ही मैंने आपकी इन चीज़ों पर गौर किया है, क्योंकि मेरा ध्यान तो पूरा ट्रेन पे था और ट्रेन किस प्रकार से जो अपनी गति बदल रही थी या गति की उनकी आवाज़ जो बदल रही थी उस पर ध्यान था, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपने क्या कहा और क्या नहीं कहा। तो देखिएगा ऐसे थे हमारे विश्वेश्वरैया जी और इतने विद्वान, इतने जो है कह सकते हैं बुद्धिजीवी, जो खास करके देखा जाए जो हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान को उन्होंने बहुत सारे ऐसी उपलब्धियाँ थी जो उनके सिवा और कोई दे नहीं सकता था। तो इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए। बात करते हैं उनसे रिलेटेड कुछ उनकी उपलब्धियां हैं, उनसे संबंधित जो जीवन से संबंधित कुछ जानकारियां, बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं वो उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जन्म जो है उनका 15 सितंबर 1860 में हुआ था विश्वेश्वरैया जी का। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में एक जगह है मैसूर और वहीं पे एक जिला है कोलार करके जन्म हुआ था इनका विश्वेश्वरैया जी का। मृत्यु उनकी हुई थी 14 अप्रैल 1962 में उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि वो हम लोगों को छोड़कर चले गए थे। ठीक है, आयु की बात करें उन्होंने कितना समय कितना जीवन जिया? 101 वर्ष तक, वो एक लंबी आयु यानी कि बहुत लंबी आयु मान सकते हैं आप इसको। 101 वर्ष तक वो जीवित रहे, यानी कि उनकी कुल आयु 101 वर्ष की थी। और आपको बता दें भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है, ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार जिसको कहते हैं, वो 100 साल के हो गए। 100 साल के जब हो चुके थे तो उनके 100 साल होने पर, 100 साल होने पर उनके नाम से डाक टिकट भी जारी किया गया था दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें उनके जन्म दिवस यानी कि जन्म दिवस कब हुआ था, मतलब 5 सितंबर को अगर हम बात करें तो अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे के नाम से भी मनाया जाता है। उन्होंने अपने जीवन में 2 किताबें लिखी हैं जिनका नाम है, एक है जो है रिकंस्ट्रक्शन इंडिया जो उन्होंने लिखी थी 1920 में, और 15 साल बाद उन्होंने लिखी प्लान इंडिया करके फॉर इंडिया, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के लिए 1935 में लिखी। क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी समाज को, किसी भी देश को अगर हमें ऊंचा बढ़ाना है, इनकी आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें एजुकेशन की बहुत आवश्यकता होगी। शिक्षा को जो है लोगों तक पहुंचाना होगा। जब तक लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक वो देश तरक्की नहीं कर सकता है। इसीलिए उन्होंने उनकी तरक्की के लिए, उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक 1935 में लिखी। किसने? हमारे एमवी सर ने।
बात करते हैं उनकी एजुकेशन की बात करें तो जो उन्होंने बीए, देखिएगा आप कह सकते हैं बीए उन्होंने 1980 में सेंट्रल कॉलेज जो बेंगलुरु में था वहाँ से किया था। और वहीं बात करें सरकार, इनकी जो मैसूर की सरकार थी उनकी मदद से, क्योंकि उन्होंने बीए की परीक्षा में टॉप किया था और टॉप करने के बाद में जब उनसे उनकी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने बताया कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अब आप जानते हैं कि एक बंदा आर्ट साइड से यानी कि बीए करने के बाद, आप समझ रहे हैं, बीए करने के बाद में वो कैसे इंजीनियरिंग कर सकता था, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट की मैसूर सरकार की मदद से उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला, कहाँ पे था ये कॉलेज? पूना के साइंस कॉलेज था, पूना का साइंस कॉलेज था, जो मैसूर सरकार की मदद से इन्होंने वहाँ पे इंजीनियरिंग में जो है एडमिशन लिया। बाद में इन्होंने भी यहाँ पे भी अच्छा टॉप किया, बढ़िया किया, फर्स्ट क्लास। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की ये समझिएगा। अगर हम बात करें, उन्होंने कृष्ण राज सागर, देखिए आप देख सकते हैं, कृष्ण राज सागर बांध की स्थापना की, ठीक है, मैसूर के पास में। भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स की उन्होंने स्थापना की। मैसूर सदल ऑयल एंड सॉप की, उन्होंने सॉप की फैक्ट्री जो है वहां पे स्थापित करने में मदद दी। और मैसूर विश्वविद्यालय और बैंक ऑफ मैसूर बनाने में भी इन्होंने जो है वहां पे उपलब्धता हासिल की, खास करके कर्नाटक में मैसूर के आसपास। अगर देखा जाए वहाँ का इन्हें भागीरथ भी कहा जाता है, यानी कर्नाटक यानी मैसूर का भागीरथ किसे कहा जाता है, तो आप बड़े बेझिझक कह सकते हैं एमवी सर। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी जो हैं उनको हम जो है मैसूर का भागीरथ भी कहते हैं, क्योंकि उसके विकास के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। यहाँ तक कि देखा जाए कि वहाँ के जो कह सकते हैं दीवान थे, मतलब वहाँ के जो राजा थे खास करके मैसूर के, उन्होंने विश्वेश्वरैया जी को वहाँ का दीवान भी नियुक्त कर दिया था। कहाँ के? मैसूर के जो राजा थे उन्होंने विश्वेश्वरैया जी को यानी कि एमबी सर को वहाँ का दीवान घोषित कर दिया, यानी मुख्यमंत्री घोषित करने के बाद तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो मैसूर की किस्मत लिख सकता था। दोस्तों, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसको देखकर मतलब कहा जा सकता है कि एक आम व्यक्ति जो एक सिंपल से परिवार, सादा से परिवार में मतलब जो है जन्मा हो और उसने मतलब अपनी एजुकेशन में भी कई प्रकार की बाधाएं थी, ठीक है। एक बार हुआ क्या, आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिहार में 1952 में क्या हुआ, पटना में एक सागर बनाया जा रहा था जिसका था गंगा नदी पर बनाया जा रहा था राजेंद्र सेतु। क्या बनाया जाता? राजेंद्र सेतु बनाया जा रहा था गंगा सागर पे। तो राजेंद्र सेतु जब बनाया जा रहा था 1952 में, तो वहाँ के इंजीनियरों को बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आकर जो है एमबी सर को बुलवाया। तो वहाँ की सरकार ने जब एमबी सर को बुलवाया तो आपको बता दिया जाए कि उस समय एमबी सर की जो आयु थी वो 92 ईयर्स की थी। कितनी थी? 92 ईयर्स की थी, यानी कि वो 92 साल के थे। कब? जब राजेंद्र सागर जो है सेतु बनाया जा रहा था पटना में, तो उस समय जब एमबी सर को बुलाया गया तो उस समय उनकी आयु कितनी थी? 92 साल की थी, 92 ईयर्स की थी। हुआ क्या कि जब वहाँ पहुँचे तो काफ़ी लोगों ने मतलब तपती धूप में एक व्यक्ति जब वहाँ पहुँचेगा और 92 साल का, मतलब हर कोई सोचेगा कि यार कैसे पॉसिबल है, इतना मतलब एजेड व्यक्ति वहाँ पहुँचना बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने उन्होंने काफ़ी मतलब भीड़ जुट गई वहाँ पे, तो काफ़ी लोग इकट्ठे हुए और उनसे पूछा, उनसे मिले, हाय हेलो भी हुआ। वो बड़े खुश मिजाज थे, हंसते हुए सबसे मिलते रहे और उन्होंने उनका जो कह सकते हैं यहाँ राजेंद्र सागर करके जो सेतु बनाया जा रहा था उसके से रिलेटेड जो उन्होंने जो बातें रखनी थी उन्होंने अपनी बातें रखी। और एक व्यक्ति ने वहाँ पर झट से पूछ रखा कि सर आप बूढ़े क्यों नहीं होते हैं? मतलब जब भी हम आपको देखते हैं उसी हिसाब से, उसी सिचुएशन में वही आपके अंदर एनर्जी, वही जोश, वही जुनून बराबर रहता है, आखिर क्यों? तो वो बड़े मुस्कुरा कहते हैं कि यार क्या बात कर दी कि उन्होंने कहा कि जब बुढ़ापा मेरे दरवाजे पे आता है ना तो मैं उसको मुस्कुरा कह देता हूँ कि एमबी जी यहाँ पे नहीं है, यानी कि जो है कह सकते हैं मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी जो है वो कहते हैं वो यहाँ पे है नहीं है, वो कहीं और है। तो मतलब बुढ़ापे को वो आने ही नहीं देते। वो कहते हैं मैं कभी बुढ़ापे को अपने ऊपर आने ही नहीं देता, इसलिए मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता, ठीक है। तो काफ़ी एनर्जीफुल थे, यानी 101 साल जीना और फिर वही काम करते हुए जीना बहुत बड़ी बात थी। नहीं तो लोग तो 80 साल के आसपास ही जो है टिक लेते हैं, लेकिन ये वो तो उस समय अगर हम बात करें विश्वेश्वरैया जी की तो वो तो काफ़ी, ये नहीं 100 साल बहुत होता है, 101 साल तक उन्होंने जो है अपना जीवन जिया और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आज हमारे हिंदुस्तान के लिए इंपॉर्टेंट भी, पूरे विश्व के लिए भी है। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जब डैम बनाए जाते थे तो उनके लिए गेट जो बनते हैं, डैमों के लिए जो गेट बनाए जाते हैं पानी निकालने के लिए, तो स्टील का जो स्टील के गेट बने इसका भी प्रावधान किसने दिया था? विश्वेश्वरैया जी ने दिया था कि स्टील के गेट बनाए जाएँ जो काफ़ी टिकाऊ होंगे और मजबूत भी होंगे। तो आज पूरे विश्व में वही बेस जो है, वही फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जो विश्वेश्वरैया जी ने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, हमारा देश महापुरुषों से खाली नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष हैं और हो सकता है आने वाले समय में भी होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और यहाँ तक कि अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।